क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 21 को देख लिया था। अनुच्छेद 21 में क्या क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या व्यवस्था किया गया कि आप किसी की जान नहीं ले सकते या किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बताइए कि अगर अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था बनाई जाए तो क्या व्यवस्था बन सकती है? आप लोग अपने विचार से बताइए, व्यवस्था बन सकती है? अगर किसी को कानून का डर नहीं होगा, कानून का भय नहीं लोगों को होगा, तो चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। अरे भाई, अगर हमने कोई अपराध भी किया, कोई गलत कार्य किया, तो हमें कोई ऐसा कोई भी दंड नहीं मिलेगा जो हमारी स्वतंत्रता का हनन करता हो या हमें दिक्कत पैदा करता हो। तो अब कानून का भय नहीं। अगर किसी से कह दीजिए बाई चांस कि आपको हम फांसी पर लटका देंगे, अगर आपने ये अपराध किया तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा, तो कहेंगे कहाँ से फांसी पर लटका दिया जाएगा? अरे आप भूल गए, अनुच्छेद 21 के तहत हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो फांसी कहाँ पर लटका देंगे? अगर आपने किसी अपराध में उसको फांसी की सजा सुना दिया तो अनुच्छेद 21 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है कि जब उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिली हुई है तो कोर्ट क्या कर सकती है। तो इस प्रकार से एक समाज में व्यवस्था जो बनाने के लिए संविधान सभा में काफी चर्चा हुई। संविधान सभा में काफी विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया कि नहीं, केवल अनुच्छेद 21 से ही नहीं काम चलेगा, अनुच्छेद एक और निर्माण किया जाए जिसके तहत समाज में व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाए। इस प्रकार से अनुच्छेद 22 की नींव पड़ी। अनुच्छेद 22 की नींव पड़ी। अनुच्छेद 22 में क्या कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण। पहली बात क्या कहता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। आपको गिरफ्तारी से संरक्षण देगा कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण देगा। और अगला इसमें प्रावधान क्या किया गया? और इसमें अगला कहा गया निवारक निरोध अधिनियम। अब देखिए, अनुच्छेद 22 में दो तरह की बात करेगा। कह रहा है कि गिरफ्तारी से संरक्षण, और अगला क्या है? निवारक निरोध अधिनियम। हम इसको एक एक करके देखते हैं कि गिरफ्तारी से किस तरीके से संरक्षण देता है या निवारक निरोध अधिनियम है क्या। प्रोटेक्शन टू अगेंस्ट अरेस्ट, गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 का पहला क्या उपबंध किया गया? अनुच्छेद 22 में पहला, अनुच्छेद 22 का पहला उपबंध क्या व्यवस्था की गई? व्यवस्था यह किया गया कि मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया, कोई आपको कानून का उल्लंघन कर दिए, तो पुलिस को आपको गिरफ्तार करने आई। क्या करेगी? गिरफ्तार करने आएगी। लेकिन यहां पर व्यवस्था क्या बनाया गया कि जो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी आएगा वो आपको बताएगा कि आप किस बेस पर गिरफ्तार किए जा रहे हैं या आपका अपराध क्या है। क्या बताएगा? कि वारंट दिखाएगा कि वारंट है आपके नाम से और आपको हम गिरफ्तार करने आए। लेकिन अब समझिए कि अगर कोई मुद्दा गंभीर है तो वो आपको नहीं दिखाएगा या आपको वारंट नहीं दिखाएगा। तो अनुच्छेद 22 के पहले में क्या व्यवस्था किया कि गिरफ्तार करने वाला अधिकारी जो हो आपको वारंट दिखाएगा, लेकिन अगर मुद्दा गंभीर है तो वो नहीं दिखाएगा। अगला क्या व्यवस्था किया गया? अनुच्छेद 22 का 2 ये क्या कहता है कि गिरफ्तारी तो हो गई, ठीक है, आपको कहां ले जाएंगे? आपको जैसे मान लीजिए नजदीकी थाने पुलिस स्टेशन में लेके गए, तो वहां पर क्या व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि आप गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आप नजदीकी जज के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नजदीकी मजिस्ट्रेट जो होगा उसके सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कितने? 24 घंटे के अंदर। जैसे मान लीजिए पुलिस आई आपके घर पे, आपको पकड़ के ले गई थाने पे, पुलिस स्टेशन में लेके गई, और वहां से ये व्यवस्था बनाई गई कि आप 24 घंटे के अंदर उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सम्मुख जो है प्रस्तुत करेंगे। लेकिन व्यवस्था क्या बनाई गई कि ये 24 घंटा, जैसे मान लीजिए गाड़ी चली, अभी रास्ते में जाम लग गया, या गाड़ी चली वहां से गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, तो इसमें ये व्यवस्था बनाई गई, किसी को भी असुविधा की व्यवस्था नहीं। देखिए हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। इसमें कहा कि किसी को दिक्कत नहीं, मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, तो आपकी गाड़ी के लिए व्यवस्था कर दिया गया। इसमें कहा गया कि यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा,
यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। साथ में क्या व्यवस्था बनाई गई कि अगर मान लीजिए छुट्टी है तो वो भी इस 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर सब कुछ सकुशल संपन्न हो रहा है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को यह जिम्मेदारी है, पुलिस का एक अनिवार्य कर्तव्य बना दिया गया कि आपको मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए 24 घंटे के अंदर। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप पुलिस के खिलाफ अपील कर सकते हैं और पुलिस इस अनुच्छेद के तहत जो है परेशानी पड़ सकती है। हम लोग आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 32 किस तरीके से हमें सुरक्षा देता है। यहां पर हो गया। उसके बाद अगला क्या कहता है, अनुच्छेद 22 का 3 कहता है कि वकील की व्यवस्था करनी है। अब भाई वकील रहेगा तभी तो आपका पक्ष रखेगा कोर्ट में, तो इसमें व्यवस्था कर दिया गया कि आप एक वकील भी कर सकते हैं अपने मन पसंद का। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि नहीं इस फला आदमी को करिए या इस आदमी को करिए। आप अपनी व्यवस्था के अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपने मन पसंद के वकील कर सकते हैं, वकील की व्यवस्था। लेकिन मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, कमजोर व्यक्ति है और वकील नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर इसी में प्रावधान कर दिया गया। अनुच्छेद 22 के 3 में व्यवस्था किया गया कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके लिए वकील का प्रबंध करे। अर्थात सरकारी वकील, अगर आप कमजोर हैं, आप सरकारी वकील से अगर सहायता लेना चाहते, भाई मजबूरी है तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप सरकारी वकील से ही आप अपना सहायता करिए। अगर आप अक्षम हैं, आपके पास ये व्यवस्था नहीं कि हम कोई वकील करें, जैसे आप कमजोर हैं, आपको ये महसूस होगा अरे भाई हमारे पास कोई पैसा होता तो हम भी वकील कर लेते हैं, अब हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास व्यवस्था नहीं, तो हमारा वकील कौन पक्ष रखेगा। तो इस अनुच्छेद 22 के 3 में यह व्यवस्था किया गया कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए वकील की व्यवस्था करिए। हम लोगों ने अब देख लिया था कि गिरफ्तारी से संरक्षण से हमको कैसे सुरक्षा देता है। अगला क्या इसमें था, निवारक निरोध अधिनियम। इसमें क्या प्राविधान है, ये क्या चीज है, हम लोग इसको देखते हैं। जैसे आपको गिरफ्तारी से संरक्षण दे दिया गया, ठीक है, आप व्यवस्था में हैं कि आपको ये सुविधा दे दी जाएगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनानी पड़ जाए कि समाज में एक ऐसा तबका है कि जो एक आदमी है और उससे एक बहुत बड़ा समाज का प्रभाव, एक तबका प्रभावित हो रहा है, अर्थात दिक्कत पैदा हो रही है, समाज अर्थात देश की एकता और अखंडता के लिए वो व्यक्ति खतरा पैदा हो रहा है, तो इसके लिए व्यवस्था क्या बनाया संविधान निर्माणकर्ताओं ने कि निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम क्या है कि सरकार अगर चाहे आपसे, पुलिस आप अपराध ना करिए, बिल्कुल कोई भी गलती मत करिए, लेकिन अगर पुलिस को यह लगता है कि संदेह केवल व्यक्त करे, पुलिस को यह लगे कि आपके माध्यम से ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिससे एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है, अगर आपने कोई वक्तव्य दे दिया या आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे समाज में जो है खतरा पैदा होगा, तो संदेह के आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। याद करिए 1919 ईस्वी वाला रौलट एक्ट, इसमें भी प्रावधान क्या है कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो आपको बिना जज के सम्मुख प्रस्तुत किए ही 3 माह तक गिरफ्तार करके रख सकती है। बिना, अभी हमने पीछे क्या देखा कि 24 घंटे के अंदर जज के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लेकिन अगला क्या है, निवारक निरोध अधिनियम में क्या व्यवस्था किया गया कि आप भाई गलती मत करिए, आपने कोई अपराध भी नहीं किया, लेकिन अगर पुलिस को यह लगे कि ये आदमी कर सकता, शंका व्यक्त करे, संदेह व्यक्त करे, तो ये आपको गिरफ्तार कर सकती है और 3 महीने तक आपको न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर सकती, ये भी अधिकार दे दिया गया। इसमें और क्या व्यवस्था कर दी गई, अगर राज्य सरकार या परामर्श समिति को यह लगता है कि अगर 3 महीने के अंदर इसको व्यक्ति को छोड़ देंगे तो यह व्यक्ति पुनः खतरा पैदा कर देगा, तो वह पुनः इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। अब जैसे आप लोगों को याद होगा 1919 ईस्वी वाला रौलट एक्ट। रौलट एक्ट क्या था, सर सेक्रेटरी रौलट की अध्यक्षता में जो कमेटी बन के आई थी, जिसे हम लोगों ने काला कानून कहा था, उसमें क्या था, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, ऐसा व्यवस्था थी ना, तो इसमें भी वही व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा सा सुधार कर दिया। वहां हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन संविधान निर्माणकर्ताओं ने देखा कि नहीं, कभी कभी कुछ कठोर चीजों की भी जरूरत पड़ती है। जब आप कठोरता के साथ नहीं पर प्रस्तुत आएंगे तो समाज में व्यवस्था बनाना दुष्कर हो जाएगा। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि 1919 वाला तो हम लोगों ने विरोध किया, ठीक है वो गलत कानून था,
लेकिन अगर ऐसे व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी तो समाज की एकता और अखंडता के लिए कठिन कार्य हो जाएगा। भाई जो जैसी मर्जी होगी वो ऐसा करना शुरू कर देगा, तो व्यवस्था बनाना एक कठिन कार्य हो जाएगा। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि नहीं, ये निवारक निरोध अधिनियम होना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे व्यवस्था क्या किया गया कि आप अपने वकील से संपर्क कर सकते हैं, अर्थात आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी थी तो पहले से ही कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धारा 370 हटेगी तो वो ऐसे हो जाएगा। तो सरकार ने क्या किया, इस निवारक निरोध अधिनियम के तहत उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया। और जो गृह मंत्री थे, गृह मंत्रालय के परामर्श से उनका जो है ये गिरफ्तारी की अवधि बढ़ती रही। आज भी धारा 370 खत्म है और जम्मू कश्मीर में हम कह सकते हैं कि लगभग सामान्य स्थिति ही है। तो ये व्यवस्था बनाने के लिए निवारक निरोध अधिनियम संविधान निर्माणकर्ताओं ने व्यवस्था किया। ये अनुच्छेद 22 में 4 से लेके 7 तक इसका वर्णन है। वही रॉलेट एक्ट वाली व्यवस्था लगभग हम कह सकते हैं कि यहाँ भी किया गया। ये बाद में बेशक कुछ सरकारें आती हैं, जैसे कोई सरकार आती है तो अपने हिसाब से इसमें संशोधन करती है और इसको अपने हिसाब से लागू करने का प्रयास करती है। जैसे कोई भी सरकार आती है तो अपने हिसाब से इस निवारक निरोध अधिनियम के तहत व्यवस्था बनाने की कोशिश करती है। फिलहाल हम ये भी कह सकते हैं कुछ ना कुछ दुरुपयोग भी होता है, लेकिन आप देखिए कोई भी पहलू हो, कितना भी अच्छा कार्य हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ दुरुपयोग होके ही रहता है। जैसे सबसे पहला संशोधन निवारक निरोध अधिनियम में कब हुआ, 1950 ईस्वी में। क्या हुआ, पीडीए आता है। यहां से क्या प्रश्न ऐसे नहीं पूछता, यहां से केवल ये पूछता है कि पहला निवारक निरोध अधिनियम कौन सा था। तो पहला निवारक निरोध अधिनियम ये था, पीडीए। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ये कब आया, ये 1950 ईस्वी में आया, पहला आया ये निवारक निरोध अधिनियम। उसके बाद कौन सा आता है, तो अस्फा। आता है अस्फा। अस्फा का मतलब है ये सबसे विवादित चीज था। ये कानून जब बना, कब बना, तो ये 1958 ईस्वी में बना। ये निवारक निरोध अधिनियम कब बना, 1958 ईस्वी में बना। लेकिन ये सबसे विवादित था। सबसे विवादित क्या था कि अगर इसे किसी भी प्रांत में लागू कर दिया जाए, जैसे इसका पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं, अभी स्वयं क्लियर हो जाएगा। कहता है आर्मेड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। पावर एक्ट 1998। अब देखिए इसका हिंदी क्या है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार, विशेष अधिकार। अब देखिए स्वयं क्या कह रहा है कि एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून सशस्त्र बल अर्थात जो ये सेना है उसके लिए विशेष अधिकार की व्यवस्था करता है। अब ये स्वयं आप देखिए खुद ही समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है कि जो सेना है उसको कुछ अधिकार, विशेष अधिकार दे दिया गया। तो ये अस्फा सबसे विवादित रहा। विवादित क्या रहा, जैसे मान लीजिए किसी प्रांत में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है, कि इस प्रांत की व्यवस्था बनाने के लिए सेना लगा दी गई, मिलिट्री लगा दी गई, फोर्स लगा दिया गया। तो यहां पर क्या था कि इन लोगों को यह व्यवस्था दिया गया कि आप जब चाहें, जैसे मान लीजिए रात के आप 2 बजे सो रहे हैं, पुलिस को यह लगे कि इसके घर की तलाशी लेनी चाहिए, भाई देखिए आपकी गरिमा के खिलाफ हो रहा है, लेकिन इस निवारक निरोध अधिनियम में व्यवस्था बना दिया सरकार ने, इसको पारित किया अस्फा। ये कहता है कि रात के 2 बजे भी अगर पुलिस का मन मर्जी करे तो आपके घर की तलाशी ले सकती है, आपको जगा सकती है, भैया उठिए हम आपके घर की तलाशी लेंगे, यहाँ आप हमारे साथ चलिए, पुलिस थाने चलिए। तो ये अब आप स्वयं समझिए कि मानवाधिकार का उल्लंघन है, हमारे गरिमा का खिलाफ है ये सब। अभी हम लोगों ने पीछे ही अनुच्छेदों में जब देखा था कि ये कहता है कि आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं, आप अपनी मर्जी से रह सकते हैं, आप अपनी मर्जी से सो सकते हैं, घूम सकते हैं, सब व्यवस्था बनाई थी। लेकिन यहाँ पर क्या व्यवस्था बनाई गई कि पुलिस को ये अधिकार दे दिया गया कि आप किसी के घर की भी तलाशी का जब मर्जी चाहे तब ले सकते हैं या किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो मानवाधिकार वालों ने इसका विरोध कर दिया। भाई मानवाधिकार वालों ने कहा कि ये तो भाई गरिमा के खिलाफ है। सरकार को लगा कि ठीक है भाई मानवाधिकार वालों कह रहे हैं तो भाई इसको छोड़िए। अब सरकार ने इसको हटा दिया। और लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक है ये गलत है, दुरुपयोग हो रहा था, गलत है,
लेकिन आप देखिए कि ये अधिनियम अगर कुछ गलत कर रहा था, कुछ सही भी कर रहा था। जैसे बाई चांस आप देख लीजिए कि ऐसे संजोग हो जाए कि किसी के घर में आके जो है आतंकवादी छुप जाए, और जब तक पुलिस उनके लिए वारंट का खोज करे कि भाई वारंट, जज साहब हमको वारंट दीजिए, हम इस घर की तलाशी लेंगे, तब तक क्या पता चला जो व्यक्ति उसमें छुपा था, अर्थात जो भी आतंकवादी उग्रवादी थे जो छिपे थे वो भग गए। तो ये क्या कर रहा था कि आपको वारंट की कोई जरूरत नहीं है, जब मर्जी करे तो आप किसी घर की तलाशी ले सकते हैं या किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट यह कहता है कि कोई भी कार्य अगर आपने लॉ के खिलाफ किया, लॉ मतलब नियम के खिलाफ किया, कानून के खिलाफ यदि आपने कोई भी कार्य किया तो आपको बिना किसी कारण बताए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट ये कहता है कि अगर आप कानून के साथ हैं तो ठीक है, हम आपको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने कोई भी कार्य ऐसा किया, गलत कार्य किया, तो आपको हम बख्शेंगे भी नहीं। ये कब की बात है? तो ये 1969 ईस्वी में इसको बनाया गया। देखिए अमूमन जितने भी निवारक निरोध अधिनियम बने हैं सबका कानून लगभग एक से समान ही था, थोड़ा बहुत फेरबदल के बाद सरकार अपने इच्छा अनुसार जैसे भी चाहती थी वैसा बनाती थी। जैसे ये पीडीए था, इसमें गिरफ्तारी कितने वर्ष के लिए थे? 1 वर्ष की गिरफ्तारी थी। अब स्वयं देखिए कि बिना जज के सम्मुख प्रस्तुत किए हुए ही, बिना किसी कारण बताए हुए किसी भी व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। अब अगला कौन सा कानून आता है? अगला निवारक निरोध अधिनियम आता है मीसा। मीसा ये है इसका फुल फॉर्म मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब ये आता कब है? 1971 ईस्वी में आता है। अब आप ध्यान दीजिए 1971 ईस्वी में आता है। इसमें किसकी शासन सत्ता थी? तो इंदिरा गांधी जी की शासन सत्ता थी। इंदिरा गांधी जी, आपको याद होगा बहुत चर्चित उनका मामला था कि विपक्षी नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और बिना किसी कारण बताए, बिना वारंट दिए ही या जज के सम्मुख प्रस्तुत किए ही, तो इसी मीसा के तहत ही उन्होंने सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया था। काफी दुरुपयोग इसका किया था इंदिरा जी ने। तो ये क्या कहता है कि ये निवारक निरोध अधिनियम 1971 ईस्वी में इंदिरा जी ने प्रस्तुत किया, जिसका नाम था मीसा, मीसा मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। लेकिन इसके ज्यादा दुरुपयोग के कारण 1977 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आता है एनएसए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी उसके बाद आता है, यार इसका हिंदी में है अर्थ है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और इसी का संक्षिप्त नाम रासुका, बहुत आप लोगों ने सुना है रासुका, इसी का नाम है। सबसे ज्यादा प्रयोग किसका हुआ? तो इसी रासुका का ही हुआ। देखिए कानून में जितने भी प्राविधान हैं लगभग सेम ही हैं, लेकिन आगे जो भी सरकारें आती हैं वो अपने हिसाब से एक राष्ट्रीय निवारक निरोध अधिनियम प्रस्तुत करती है। तो एनएसए सबसे ज्यादा जो है ये प्रयोग होने वाला है। कभी कोई पेपर में प्रश्न पूछता है कि सबसे ज्यादा किस निवारक निरोध अधिनियम का दुरुपयोग हुआ, तो किसका हुआ? मीसा, मिसयूज। आपको याद करने के लिए आसानी होगी, मीसा अर्थात मिसयूज, दुरुपयोग हुआ। सबसे पहला निवारक निरोध अधिनियम कौन सा था? तो पीडीए, जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा। उसके बाद सबसे दुरुपयोग इसका हुआ। सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सा निवारक निरोध अधिनियम हुआ? तो एनएसए अर्थात रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ये आज भी लागू है। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन था? तो सबसे ज्यादा खतरनाक था टाडा। आगे आता है ये निवारक निरोध अधिनियम टाडा, इसका है टेररिस्ट एंड डिसरिप्यूटिव
ये आता है, ये सबसे खतरनाक होता है। ये ऐसी व्यवस्था का टेररिस्ट सीधे कह रहा है कि टेररिस्ट अर्थात आतंकवाद से संबंधित ये मामला है, और ये आतंकवाद से संबंधित जो मामला है ये सबसे खतरनाक जो है निवारक निरोध अधिनियम था। इसमें पुलिस किसी को भी चाहे आप अपने हिसाब से वो गिरफ्तार कर सकती है, बिना किसी कारण बताए ही, बिना किसी अपराध के या बिना किसी वारंट के ही उसको गिरफ्तार कर सकती है। ये लागू हुआ 1985 ईस्वी में, लेकिन हमने कहा ना कि ये सबसे खतरनाक था, इसलिए इसे 1995 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आता है 2001 के आसपास पोटा। कोटा ये आता प्रिवेंशन एंड ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंसी। ये आता है 2001 के आसपास में। पोटा ये भी एक खतरनाक था, और इसमें यह व्यवस्था बनाई गई थी कि यदि आप किसी भी आतंकवादी गतिविधि को छुपाते हैं या किसी ऐसे अराजक तत्व को आप अपने घर में सम्मिलित करते हैं, भैया आप रहिए, कोई बात नहीं है, हम तो नहीं है, लेकिन आपने गलत किया तो कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ रह सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हुए पाए जाते हैं, जैसे कोई सूचना हो, अगर आपने छुपा दिया, आतंकवादी को अपने घर में पनाह दे दिया, या उस घटना से संलिप्तता की कोई भी जानकारी अगर आपने छुपाया, तो इस पोटा के तहत आपको अपराधी घोषित करके आपको दंडित किया जा सकता है। उसके बाद आता है यूएपीए, जो भी पीछे हम लोगों ने देखा था, उसका फुल फॉर्म क्या था, जो हम लोगों ने पीछे देखा वही था, और ये सबसे आखिर में आने वाला जो है निवारक निरोध अधिनियम यूएपीए था। वही अनलॉफुल अभी जो पीछे हम लोगों ने देखा, तो ये जैसे कहता ना कि यूएपीए, ये कौन सा अधिनियम है, तो ये आखिरी में सबसे निवारक निरोध अधिनियम ये है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आती है या इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, एजुकेशन 101 को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो एजुकेशन पॉइंट को फॉलो करें।